Good morning dear student, my name is Dr. Indramal Goyal and today in this video we will discuss about the concept of admission of a new partner. Why a new partner is admitted in a growing partnership business. It is always better, it is a well-known fact that it is always better to admit a new partner in a growing business than appointing one of the employee in a firm. Why a new partner is admitted and what are the advantages of admission of new partner? यह एक सर्वमान्य सत्य है कि किसी भी बढ़ते हुए साझेदारी व्यवसाय में एक कर्मचारी को नियुक्त करने की बजाय किसी एक नए साझेदार को प्रवेश देना ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि एक नए साझेदार के प्रवेश से फर्म को, पुराने साझेदारों को कई सारे लाभ हैं। जैसे when a new partner is admitted, he will bring his own capital, which will solve the financial problem of the firm. जब किसी फर्म में साझेदारी व्यवसाय में किसी नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है तो वो नया साझेदार अपनी कैपिटल लेकर आएगा। इसके कारण क्या होगा, फर्म की जो वित्त संबंधी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। फर्म को कोई लोन नहीं लेना पड़ेगा और लोन पर जो ब्याज देना पड़ता है वो एक व्यय का एक अतिरिक्त भार बढ़ता है, वो भी नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए वित्त की समस्या का समाधान करना हो तो हमारे नए साझेदार का प्रवेश ज़्यादा उचित होगा। दूसरा, जब किसी नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है तो हमारे फर्म की आवश्यकता क्या है, किस तरह के व्यक्ति की आवश्यकता है हमारे व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, उसके संवर्धन के लिए हम ऐसे व्यक्ति की खोज करके हम उसे एक पार्टनर के रूप में स्थान दे सकते हैं। जैसे किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए एक प्रोफेशनल, टेक्निकल, मैनेजरियल, लीगल नॉलेज की जरूरत होती है। यदि विद्यमान फर्म में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो टेक्निकली साउंड हो, लीगली साउंड हो, मैनेजरियली, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से साउंड हो, तो हम किसी ऐसे व्यक्ति को साझेदार बना सकते हैं जो हमारी फर्म की इस आवश्यकता को पूरा कर सके। तो इस प्रकार एक नए साझेदार का प्रवेश हम सोच समझकर एक हमारे फर्म की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक प्रोफेशनली ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड पर्सन को पार्टनर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज क्या होता है, जब भी किसी नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है तो उस व्यक्ति की भी एक सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, उसका भी कई सारा सोशल रिलेशन होता है और इससे क्या होगा कि हमारा फर्म का सेल्स बढ़ेगी और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और जब किसी व्यवसाय का सेल्स और प्रॉफिट बढ़ेगा तो उस फर्म की व्यवसाय की ख्याति भी बढ़ेगी, गुडविल भी बढ़ेगी। तो इस तरह से by admission of a new partner in the firm, we can increase the sales volume of the firm, which in turn will increase the profitability of the firm, and increase in sales and profitability will increase the goodwill of the firm. The scope of the functioning of the business will also be expanded. किसी नए साझेदार के प्रवेश से जो फर्म की जो वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो है ना व्यवसाय का जो है कार्य क्षेत्र है वो भी बढ़ जाएगा। तो पहला, पूंजी की समस्या का समाधान हो जाता है। दूसरा, टेक्निकल, मैनेजरियल, लीगल, प्रोफेशनल पर्सन की नियुक्ति करके हमारी समस्या का समाधान हो जाता है। फर्म के सेल्स और प्रॉफिट में बढ़ने से फर्म की ख्याति में वृद्धि होती है। अब इसके अलावा जो इट विल बी ए पूल ऑफ विजडम, पहले 3 लोग मिलकर काम करते थे, अब एक नए साझेदार के आने से 4 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो देयर विल बी ए पूल ऑफ विजडम।
यानी कि दे कैन टेक बेटर डिसीजन फॉर एक्सपांसन एंड हाई प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। तो जब 4 से 5 लोग मिलकर कोई निर्णय लेते हैं तो वो किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए उससे संबंधित सभी पहलुओं पर गहन विचार कर सकते हैं, सबके सजेशन लेकर एक अच्छा निर्णय ले सकते हैं और फर्म द्वारा अनेक व्यावसायिक लाभदायक अवसरों का लाभ उठाया जा सकता है। तो इस प्रकार एक फर्म के द्वारा अपने व्यावसायिक कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठ और अच्छे निर्णय उचित समय पर लिए जा सकते हैं और अनेक अवसरों का लाभों में बदला जा सकता है। एक और लाभ क्या है कि जब किसी नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है तो क्या होगा, he will not be a partner only for sharing the profit of the firm. A new partner will also be responsible for all kind of the risk and the loss arises to the firm. किसी नए साझेदार की फर्म में प्रवेश करने से न केवल उसे हम फर्म के लाभों में भागीदार बनाते हैं बल्कि वह स्वतः ही फर्म में होने वाली किसी भी हानि और जोखिम का भी भागीदार हो जाता है। सो इट विल बी ए जॉइंट शेयरिंग ऑफ रिस्क। जो पुराने साझेदार हैं उनका जो हानि और जोखिम का स्तर है वो भी कुछ सीमा तक, जितना रेशियो हमने नए पार्टनर को लाभ में भागीदारी दी है उस सीमा तक हमारा जो है हानि और जोखिम का भी वितरण हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी एक बढ़ते हुए साझेदारी व्यवसाय में नए साझेदार का प्रवेश सदैव लाभदायक रहता है क्योंकि इसके अनेक फायदे होते हैं जो कुछ मैंने आपको गिनाए हैं। अब बात है प्रॉब्लम्स की। ये हमने डिस्कशन किया क्या था, एडवांटेजेस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एडवांटेजेस, और अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। राइट, तो व्हाट आर वेरियस प्रॉब्लम्स ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। केवल लाभ ही नहीं है, कुछ समस्याएं भी आती है। उसमें सबसे पहला है प्रॉब्लम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल टू बी ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। सबसे बड़ी समस्या है कि जो नया साझेदार है जिसको हमने फर्म में प्रवेश दिया है उसके द्वारा कितनी कैपिटल लाई जाए, क्योंकि जो पुराने साझेदार थे उन्होंने 10 साल 15 साल पहले जब बिजनेस शुरू किया था तब उनकी जो कैपिटल थी उस समय की परचेजिंग पावर ज़्यादा थी, उनकी कैपिटल कम हो सकती है अमाउंट में। लेकिन अब चूंकि प्राइस लेवल बढ़ जाता है इकोनॉमी में तो ऐसी स्थिति में अब नए साझेदार से कितनी कैपिटल मंगवाई जाए, तो इस ये एक समस्या है। सो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इज डिसाइडेड अंडर ए म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन among all the old and new partner by table talks। पुराने और नए साझेदार सब आपस में मिलकर बैठकर फर्म की स्थिति पर विचार करके नए साझेदार को कैपिटल के कितने रुपए लाने चाहिए ये तय किया जाता है। और इसके लिए पैरामीटर क्या होगा, इसके लिए यही देखा जाएगा कि फर्म में पुराने साझेदारों ने कितने कैपिटल लगा रखी है, अब फर्म को और कितने रुपए कैपिटल की आवश्यकता है, नया साझेदार कितने रुपए देने के लिए तैयार है। तो आपस में बैठकर ये अमाउंट ऑफ कैपिटल तय की जाएगी। आपको तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, दे एडमिटेड ए न्यू पार्टनर एंड यू विल ब्रिंग ₹60,000 एज इज कैपिटल और 2 लाख एज इज कैपिटल। तो आपको तो उसके अकॉर्डिंग एंट्री करनी है, ठीक है। तो जो कैपिटल आएगा इसका अमाउंट है वो आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट के आधार पर तय होगा और फर्म की जो
प्रेजेंट एंड फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए तय किया जाएगा और सभी साझेदारों की सहमति से निर्णय लिया जाएगा। तो ये कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ ऑल द ओल्ड एंड न्यू पार्टनर एंड वंस द कैपिटल इज डिसाइडेड it will be brought in by the new partner if he agree to join the firm. So what will be the journal entry for bringing the capital? It will be cash या bank account debit, bank account debit to, अगर मान लो नया पार्टनर C आया है तो C's कैपिटल, D आया है तो D's कैपिटल, मैं यहाँ लिख रहा हूँ टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। जो नया पार्टनर आएगा न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और नरेशन हो जाएगा दी कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। तो ये जब एक नया साझेदार को प्रवेश दिया जाता है उसकी कैपिटल आपस में मिल बैठ कर तय कर लेते हैं। उसके बाद में जब वो कैपिटल लेकर आएगा तो यू नो कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच एंड एवरी पार्टनर एंड एवरी पार्टनर इज को ओनर ऑफ द फर्म एंड कैपिटल वंस कंट्रीब्यूटेड टू द फर्म बिकम्स द लायबिलिटी ऑफ द फर्म, but it will be kept in the firm in the name of the partner. Partner capital account is the personal account of the partner, so each partner's capital account is maintained by recording all mutual financial transactions between firm and partner during the year, and at the end of the year we calculate the amount of capital of each partner and the ultimate and closing balance of capital is shown in the liability side of the balance sheet of the firm, right? अब कभी कभी हम किसी ऐसे व्यक्ति को फर्म में पार्टनर बना लेते हैं या बनाना पड़ता है जो कि पहले से ही कोई सोल ट्रेडिंग बिजनेस चला रहा था, वो एकाकी व्यापारी के रूप में काम कर रहा था, हो सकता है वो हमारे प्रतियोगी के रूप में काम कर रहा था, हमारी फर्म के सामने, हमारे बिजनेस के सामने हमारे जैसा माल वो बेच रहा था, हमसे प्रतियोगिता कर रहा था, कंपटीशन कर रहा था, प्राइस के आधार पे कंपटीशन कर रहा था, क्वालिटी के आधार पे कंपटीशन कर रहा था, या डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट और ब्रांड नेम के आधार पे कंपटीशन कर रहा था। इस कारण हमारे को भी हानि हो रही थी और उसको भी हानि हो रही थी। तो ए न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड हु वाज ऑलरेडी वर्किंग एज ए कॉम्पिटिटर ऑफ द फर्म एज ए सोल ट्रेडर। तो जब किसी ऐसे एकाकी व्यापारी को जो हमारे फर्म में प्रतियोगी के रूप में हमारे सामने कार्य कर रहा था, अब हम उसको एक साझेदार के रूप में हमारे फर्म में मिलाने का निर्णय लेते हैं, जिससे कि हमारी प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाए और उसको भी लाभ होने लग जाए और हमें भी लाभ होने लग जाए। तो कई बार ऐसा किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ही विल ब्रिंग हिज कैपिटल इन फॉर्म ऑफ हिज एसेट्स एंड लायबिलिटी, क्योंकि वो जब एक बिजनेस चला रहा है तो उसकी खुद के कुछ फर्नीचर हैं, स्टॉक है, डेटर्स हैं, उसके बिजनेस के सोल ट्रेडर के रूप में उसके कुछ क्रेडिटर भी हैं, बिल पेबल हैं, तो वो अपनी सारी एसेट्स और लायबिलिटी के रूप में अपनी कैपिटल लाएगा। एंड यू नो कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो समटाइम ए न्यू पार्टनर मे ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल इन फॉर्म ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इन दैट केस द अकाउंटिंग एंट्री विल बी ऑल एसेट्स अकाउंटेंट, जो भी वो लाएगा फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड या स्टॉक, डेटर, उन सब का इंडिविजुअल नाम आ जाएगा। मैं एक कॉमन एंट्री लिख रहा हूं, ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ऑल लायबिलिटीज एंड टू न्यू पार्टनर कैपिटल। ये एसेट्स कौन सी वाली? जो सोल ट्रेडर की, जो नया व्यक्ति प्रवेश ले रहा है, वो अपने बिजनेस की सारी एसेट्स और लायबिलिटी फर्म को ट्रांसफर कर देगा और फर्म की बुक में ये एंट्री बनेगी। अगर कैश में लाना है नया पार्टनर अपनी कैपिटल, वो एक फ्रेश पार्टनर, फ्रेश बिजनेसमैन है, तब हमारी एंट्री कैश और न्यू पार्टनर कैपिटल नरेशन हो जाएगा बी कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। और यहाँ अगर वो एक एकाकी व्यापारी के रूप में था और अब सारा बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटी फर्म को ट्रांसफर कर रहा है, तब हमारी एंट्री होगी ऑल एसेट्स टू ऑल लायबिलिटीज एंड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? जो कैपिटल उन्होंने आपस में म्यूचुअली तय करी है। एंड कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी होता है। अगर कुछ रुपया कम पड़े तो वो कैश में लेकर आएगा, तो ये एंट्री बनेगी
एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू कैपिटल। ये हमारे फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन, बैलेंस शीट इक्वेशन पर बेस्ड जर्नल एंट्री हैं। नरेश हो जाएगा अभी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ब्रॉट इन बाय सी फॉर हिज कैपिटल बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर एज हिज कैपिटल। ये इसका नरेशन है, राइट। तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम थी, कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। अब दूसरी समस्या है, शेयर इन प्रॉफिट टू बी गिवन टू द न्यू पार्टनर। शेयर इन प्रॉफिट टू बी गिवन टू न्यू पार्टनर, टू बी गिवन टू न्यू पार्टनर। जब भी किसी फर्म में किसी नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे लाभ और हानि में एक हिस्सा दिया जाएगा। अब वो हिस्सा जब किसी नए पार्टनर को दिया जाता है तो इसका मतलब निश्चित रूप से जो पुराने साझेदार हैं उनका हिस्सा कम होगा। यू नो, टोटल प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल टू 100 और इट मे बी इक्वल टू 1। अगर आपको पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो परसेंटेज में दिया तो टोटल प्रॉफिट हमेशा 100 होगा, और अगर आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, भिन्नांक में दिया हुआ है, जैसे 3:2:1 में पार्टनर है ए बी सी, तो 3 + 2 + 1 क्या होगा उनका अनुपात? 3/6, 2/6, 1/6। तो द रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर, ओल्ड पार्टनर may be 5:3:2, 2:2:1, and when a new partner is admitted for 1/4 share and 1/5 share, so that will be clearly given in the question, and you have to calculate new ratio of all partner after admission of a new partner, and it is a detail aspect. तो अभी मैं आपको सिर्फ जो है ना 3 बातें न्यू रेशियो से रिलेटेड है वो बताऊंगा। इसका एक अलग वीडियो हम बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो ऑफ द फर्म पार्टनर आफ्टर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर अंडर डिफरेंट सिचुएशन। वो मैं आपको डिटेल में अलग वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। तो अभी हमें सिर्फ ये क्या करना है कि नए साझेदार के प्रवेश पर किसी नए साझेदार को लाभ और हानि में कितना हिस्सा दिया जाए, ये भी सब आपस में मिल बैठ कर तय करते हैं। और फिर जब एक नया साझेदार आएगा तो पुराने साझेदारों को कुछ हिस्सा त्याग करना पड़ेगा। इसलिए जो ओल्ड पार्टनर है उनका जो न्यू रेशियो होगा वो क्या होगा? न्यू रेशियो इज इक्वल टू होगा ओल्ड रेशियो जो उनको पहले मिल रहा था माइनस सैक्रिफाइस रेशियो, क्या अनुपात। जितना हिस्सा कम हो जाएगा वो त्याग का अनुपात कहलाएगा। तो whenever a new partner is admitted in the firm, then certain part of the profit ratio of the old partner will be reduced to some extent, that will be called as sacrifice ratio। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन, त्याग का अनुपात से आप क्या समझते हैं? What do you mean by sacrifice ratio? तो आप क्या लिखोगे? Sacrifice ratio means reduction in profit sharing ratio of the old partners due to admission of a new partner or due to change in their mutual profit sharing ratio। केवल नए साझेदार के प्रवेश के कारण ही पुराने साझेदारों का लाभ हानि में हिस्सा घटता है, बल्कि कभी कभी वो आपस में अपना म्यूचुअल रेशियो चेंज करते हैं। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर नहीं हो रहा है, बट दे वांट टू चेंज द म्यूचुअल रेशियो एंड दिस चेंज मे इंक्रीज और डिक्रीज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द सेम पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स। तो ये न्यू रेशियो नया अनुपात क्या होगा? पुराने अनुपात में से जो पुराने साझेदारों ने जो त्याग किया वो घटा दो तो उनका न्यू रेशियो आ जाएगा। अब ये एक इक्वेशन है, इसमें हमारे 3 एलिमेंट का बनाए, इससे मैं दूसरा 2 और इक्वेशन बना सकता हूँ। अगर तुम्हें सैक्रिफाइस रेशियो निकालना हो तो क्या करोगे? सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा? ओल्ड रेशियो क्या था उसमें से न्यू रेशियो क्या है वो घटा दो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहले जितना मिल रहा था वो ज्यादा था, अब जो मिल रहा है एडमिशन के बाद वो कम होगा। तो पहले के अनुपात में अब जो लाभ के हिस्से में कमी आई है वही हमारा सैक्रिफाइस रेशियो कहलाता है। ओल्ड रेशियो यहाँ हमेशा ज्यादा होगा और न्यू रेशियो कम हो जाएगा। तो इसलिए सैक्रिफाइस रेशियो हिंदी में बोलते हैं त्याग का अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तीसरा इक्वेशन जो हमारी बनेगी, अगर मुझे ओल्ड रेशियो निकालना हो कि उनका पुराना अनुपात क्या था तो आप क्या करोगे? अभी
मिल रहा है न्यू रेशियो, उसमें ऐड कर दो क्या, सैक्रिफाइस रेशियो। जो साझेदार ने हिस्सा त्याग किया है वो अनुपात इसमें जोड़ दीजिए, तो उनका ओल्ड रेशियो आ जाएगा न्यू रेशियो प्लस सैक्रिफाइस रेशियो। न्यू रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो, और सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एंड अगर ओल्ड रेशियो निकालना हो तो न्यू रेशियो में आप सैक्रिफाइस प्लस करो तो वापस ओल्ड रेशियो आ जाएगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू calculation of new ratio. Its practical aspect will be discussed separately later on in a this new and separate video. अब तीसरी प्रॉब्लम क्या आएगी, थर्ड प्रॉब्लम आएगी revaluation of assets and liabilities. You know, whenever a new partner is admitted, the balance sheet of the firm, old firm, will be given to you in the question. And that balance sheet will consist of all kind of fixed and current assets, fixed and current liabilities. But you know, in accounting, all assets and liabilities are shown at their historical value, at their book value, and the book value of assets and liability may be more or less than the present value on admission of new partner. In such a case, we will consider value of each assets and liability, its book value and its market value or present value. It will be discussed by all old partners with new partner who is to be admitted, and they will mutually decide the present value of each assets and liability when it is called as revaluation of assets and liability. क्योंकि किसी भी assets और liability का book value है ना, वो उसके present value से जो है ना कम या ज़्यादा हो सकती है। तो इसके लिए जो है वो एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और उसमें सारी एसेट्स और लायबिलिटी के मूल्य में जो कमी हुई है और वृद्धि हुई है वो दिखाई जाएगी। और इसके लिए जो अकाउंट बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता, इसके डेबिट साइड में लॉसेज एंड एक्सपेंसेज आएंगे। लॉसेज कब होंगे, जब किसी भी बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स की वैल्यू को घटाया जाता है, कम माना जाता है, और लायबिलिटी के वैल्यू को बुक वैल्यू से बढ़ाकर माना जाता है। तो जितना मूल्य घटेगा या बढ़ेगा उतना रुपया रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा। तो डेबिट में क्या होता है, लॉस, क्योंकि हमारा ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट के रूल में बनेगा, एंड रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इसका एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, उसके डेबिट साइड में लॉस आएगा। तो लॉस कब होगा, जब किसी भी एसेट्स का बुक वैल्यू घटती है और लायबिलिटी की बुक वैल्यू बढ़ती है तब। उसी तरह क्रेडिट में क्या आएगा, इनकम एंड गेन, और इसके लिए जो है एसेट जब बढ़ेगी तब हमें गेन होगा, फायदा होगा, और कोई लायबिलिटी है ना बुक वैल्यू से अगर कम हो रही है तब हमें फायदा होगा। तो इसके सारे एसेट्स और लायबिलिटी का जो आपस में म्यूचुअल वैल्यू तय करेंगे वो हमारे बुक वैल्यू से कम या ज़्यादा हो सकती है। उनको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड में दिखाने के बाद अगर क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन की टोटल ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा। इस प्रॉफिट को हमेशा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। और अगर लॉस होता है, लॉस कब होगा, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा होगी तो इससे लॉस होगा, और वो लॉस भी हमेशा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। हाँ, इसके लिए ना अलग से एक वीडियो बनाकर समझाने की ज़रूरत है, और वो मैंने ऑलरेडी वीडियो एक बनाया हुआ है। अब मैंने आपको एक लिस्ट भेजा है, व्हाट आर द वेरियस वीडियोज दैट आई हैव प्रिपेयर्ड ऑन रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो व्हेन यू विल सर्च बाय माय नेम डॉक्टर इंद्रमल गोयल ऑन यूट्यूब, तो यूट्यूब पे आप मेरे नाम से जब सर्च करेंगे तो उस पर मेरे रिटायरमेंट और डेथ से रिलेटेड आपको 7 वीडियोज मिलेगा। उसमें एक है प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। उस एक वीडियो में 40 मिनट के वीडियो में आई हैव डिस्क्राइब्ड एवरीथिंग इन डिटेल रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ
रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। यद्यपि वो रिटायरमेंट और डेथ से रिलेटेड है, लेकिन जब एडमिशन ऑफ पार्टनर की बात हो तब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट वैसे ही बनेगा जैसे कि रिटायरमेंट और डेथ में बनता है। तो आप रिवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मेरा वीडियो है वो आप देखेंगे, जिसका टाइटल क्या है, प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस वीडियो को अभी तक 200-250 लोगों ने ऑलरेडी देखा है, वही मैंने पहले बनाया था रिटायरमेंट और डेथ से रिलेटेड, और आप सभी जरूर देखिए, क्योंकि जो चैप्टर आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप यही मानो मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ, मैं आपके सामने हूँ और मुझे पता है कि किस चैप्टर में किस कॉन्सेप्ट में कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है, और एक न्यू स्टूडेंट को इस चैप्टर को अच्छी तरह समझने के लिए क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। And I have tried at my level best to explain you with example in much more clear terms in both Hindi and English, so that every student can easily understand. मैंने जो भी वीडियो बनाए दोनों हिंदी और इंग्लिश में बनाए। हाँ, कुछ वीडियो मैंने स्टार्टिंग में एक्सक्लूसिवली इंग्लिश में बनाए थे, और फिर बाद में कई बच्चों ने ये बोला कि सर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाइए, तो मैंने चौथा पांचवा वीडियो के बाद में मैंने सारे जो वीडियो बनाए हमारे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड, उसमें 11th के स्टैंडर्ड के भी वीडियो हैं और 12th के ही हैं। सारे सिलेबस को कवर करने के लिए मैं लगभग सारे चैप्टर पे वीडियो बना रहा हूँ। आपको जो टॉपिक करना हो उस टॉपिक पर मेरा नाम से आप जब सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको मेरा हर टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगा, एंड दैट विल सर्टेनली एनेबल यू टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग इन बेटर वे। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आप अकाउंट से रिलेटेड जो है जो वीडियो है तो 11th एंड 12th के कोर्स को तो कवर करता ही, और यही सिलेबस हमारा सीए फाउंडेशन का है, यही सिलेबस हमारा जो है सीएस का फाउंडेशन का है, सीएमए के फाउंडेशन का है, और 11th एंड 12th का जो सारा कोर्स है वही बेसिक है, वही हमारे नेट और जेआरएफ का कॉमर्स का एग्जाम होता है उसमें भी काम आता है, और फर्स्ट ग्रेड का जो कॉमर्स लेक्चरशिप के एग्जाम होता है उसमें भी जो 11th एंड 12th के जो बेसिक जो कोर्स है वही काम आते हैं। तो मैंने जो भी वीडियो बनाया इट इज़ यूजफुल फॉर एवरीवन, एवरी स्टूडेंट ऑफ द कॉमर्स फैकल्टी एंड एवरी प्रोफेशनल ऑफ कॉमर्स फैकल्टी। अभी हमने थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस किया था, प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, उसके बारे में मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया, और उसके लिए आपको मेरा वीडियो देखना चाहिए। फोर्थ प्रॉब्लम है वो है डिस्ट्रीब्यूशन of undistributed profits and losses. फर्म के बैलेंस शीट में दिए गए संचित लाभ एवं हानियों का वितरण। इन बैलेंस शीट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म देयर आर सो मेनी रिजर्व and provisions which are given in both assets and liability side of the balance sheet, and they all are to be distributed among the old partner in their old age. Reserve and provisions are created to strengthen internal financial position and to meet out the loss of a particular nature, and they are created out of the profit of the firm, and if their balance is now not required, when a new partner is admitted, he will be having the right on all assets and he will be responsible for all the future losses, because a new partner is responsible for all the losses which will be sustained by the firm from the date of his admission. So all the balances of profit which are available and are shown in the balance sheet of the old firm, they pertains to old partner, so they all are to be distributed. All the accumulated profit and losses are to be distributed between the old partner, among the old partner in their old issue. तो इसके लिए क्या क्या होता है, जैसे कोई भी पुरानी फर्म है उसकी बैलेंस शीट में ना लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, क्रेडिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया गया होता है। तो जो टोटली फ्री रिजर्व है जैसे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L, उसको हमेशा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड इश्यू में बांटना है, और जो
रिजर्व किसी पर्टिकुलर लॉस और के अगेंस्ट में बनाए जाते हैं ना, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो उसके लिए हमारी कितनी आवश्यकता उतना हम रिजर्व रख लेंगे, उससे ज़्यादा आए वो ओल्ड पार्ट में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, और अगर वो कम पड़ रहा है तो फिर वो लॉस जो हमें और मीट आउट करना वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा, राइट। और कभी कभी बैलेंस शीट के एसेट साइड में ना एक्यूमुलेटेड लॉसेज और ऐसे एसेट दी गई होती है, गुडविल दी गई होती है, तो उसको हमेशा राइट ऑफ करना है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। तो उसकी एंट्री जैसे कौन कौन से आइटम है जो एसेट साइड में होते हैं और जो ओल्ड पार्टनर में बांटने, उसमें एक तो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो डेबिट बैलेंस होता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो सकता है, गुडविल भी हो सकती है। If the amount of goodwill is given in balance sheet, asset side of the balance sheet, it is to be distributed among the old partner in old issue. और ये सब जो बैलेंस शीट में एसेट्स है ये इनका डेबिट बैलेंस है, तो जब आप इनको क्लोज करोगे तो एंट्री में ये क्रेडिट होंगे और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। तो जैसे गुडविल को राइट ऑफ करना था, एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड इशू। अगर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है तो वो हमारा एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस का एग्जांपल है, उसकी भी अब कोई जरूरत नहीं होगी, वो भी ओल्ड पार्टनर को बिलोंग करता है, इसलिए इसको भी है ना ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके राइट ऑफ कर देंगे, खत्म कर देंगे। एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट इन ओल्ड रेशियो टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ऐसे ही कभी कभी P&L का डेबिट बैलेंस दे रखा होता है, एसेट साइड में P&L अकाउंट दे रखा है, तो वो डेबिट बैलेंस है तो अपन टू P&L करेंगे, डेबिट किसको करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो डेबिट टू P&L। तो इस तरह से ये एक्यूमुलेटेड लॉस है, इनको भी हमने बंद कर दिया है। उसके बाद में हमारी जो फिफ्थ प्रॉब्लम है, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, ये थोड़ा बड़ा एस्पेक्ट है। इसमें वैल्यूएशन एक अलग एस्पेक्ट है, क्योंकि गुडविल का वैल्यूएशन भी कई तरह से किया जाता है, अलग अलग मेथड्स हैं। और इसको भी हमें एक अलग वीडियो बनाकर डिस्कस करने की जरूरत होगी। तो इन केस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, द गुडविल ऑफ द फर्म कैन बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर्स प्रॉफिटेबिलिटी, इट मे बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ द ओल्ड एंड न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसे हम हिडन गुडविल कहेंगे, एंड द गुडविल ऑफ द फर्म कैन बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेट वर्थ। एसेट्स एंड लायबिलिटी की जो वैल्यू है उससे जो नेट वर्थ आता है उसके आधार पे भी गुडविल निकाली जा सकती है। तो इसका भी मैं एक अलग वीडियो आपको बना के भेजूंगा, तो उसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी पर्टिकुलरली, और जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन नेटवर्थ कहलाता है, उसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक बिजनेस है, उसकी एसेट्स कितनी है 5 लाख रुपए, उसकी लायबिलिटी कितनी है 1 लाख रुपए, तो उस बिजनेस की कैपिटल या नेटवर्थ कितना हो गया 4 लाख। अब अगर कोई व्यक्ति ऐसे बिजनेस में हो जिसका नेटवर्थ शुद्ध संपत्तियों का मूल्य वो 4 लाख रुपए है, और उस बिजनेस को वो अगर 6 लाख में खरीदता है, 2 लाख एक्स्ट्रा देता है, तो इट इज गुडविल। तो इसको बोलते हैं बैलेंस शीट बेस्ड गुडविल। और इसका फॉर्मूला क्या हो गया, एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके आप नेटवर्थ निकालो, और नेटवर्थ को परचेज कंसिडरेशन क्रय प्रतिफल, आप उस फर्म को कितने में खरीद रहे हैं, जिस बिजनेस में शुद्ध संपत्तियों का मूल्य 4 लाख है, आप इसको 6 लाख में खरीद रहे हैं, तो जो 2 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, इट इज फॉर गुडविल। क्योंकि जो जो व्यक्ति किसी फर्म को खरीदता है, ही विल स्टार्ट गेटिंग द प्रॉफिट फ्रॉम द डे 1। सो गुडविल इज जस्ट लाइक ए प्राइज और ए नजराना which is given to the old partners, to the owner of the old firm by the new partner, by the new owner for their sacrifice and hard work in the past years to bring that business at the stage of earning high amount of profits. तो इसको बोलते हैं वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। इसका भी अलग वीडियो बनाएंगे। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एंड द सिक्स्थ प्रॉब्लम इज रिगार्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल इन न्यू रेशियो। एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल इन न्यू रेशियो। सभी साझेदारों की पूंजी में समायोजन नए लाभार्थी अनुपात। एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन न्यू रेशियो। जब सारे
साझेदार आपस में तय कर लेते हैं कि नहीं, हमारा जो प्रॉफिट सेविंग रेशियो है, हमारी कैपिटल भी इसी के अनुपात में होनी चाहिए, तो इसके लिए पार्टनर्स कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा। और पार्टनर्स कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए हम नए पार्टनर की कैपिटल और उसका जो P&L रेशियो हम दे रहे हैं उसको बेस बना सकते हैं, और इसके आधार पे हम प्रपोज कैपिटल निकालेंगे, और प्रपोज कैपिटल में से एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर को हम एडजस्ट कर सकते हैं इन देयर न्यू रेशियो। तो इसका भी एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, मैं आपको एक अलग वीडियो बनाकर भेजूंगा, हाउ टू एडजस्ट द पार्टनर कैपिटल इन न्यू रेशियो। Partners capital of the firm can be adjusted in new ratio on the basis of the new partners capital and his ratio, or it may be adjusted on the basis of old partners capital when the new partner capital is not given। कभी कभी नए साझेदार द्वारा कितनी पूंजी लाई जाए ये नहीं दिया होता, ये तो दे दिया कि he is admitted for 1/4 share in firm and he will bring his capital according to requirement, according to the capital of the old partner। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा, हम पुराने साझेदारों की कैपिटल है ना, उनका अल्टीमेट बैलेंस निकालेंगे आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट, और फिर उनकी कैपिटल क्या होगी, जैसे मान लो टोटल कैपिटल 1 होती है, उसमें से 1/4 भाग को नया पार्टनर लाएगा, तो जो पुराने साझेदार है उन दोनों की कैपिटल जो है या सब पार्टनर की कैपिटल है दैट विल बी इक्वल टू 3/4, 1 में से 1/4 तो नया पार्टनर लाएगा, तो जो ओल्ड पार्टनर है उन सब की टोटल कैपिटल है ना दैट इज इक्वल टू 3/4, उसको आप 4/3 करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो नई फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी, उसमें वो नया पार्टनर एक हिस्सा लाएगा। तो इट इज ऑल्सो ए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दैट आई विल एक्सप्लेन बाय प्रिपेयरिंग ए सेपरेट वीडियो एंड आई विल सेंड यू, आई विल अपलोड ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो दीज आर द मेन एडवांटेजेस एंड प्रॉब्लम्स ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इन ब्रीफ। और ये आपको समझने के लिए आपको बुक भी अपना देखना है और इनके जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, क्योंकि ये सब इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जिनको है ना विद एग्जांपल एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो मैं आपको कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो के लिए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल के लिए और एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल के लिए अलग से न्यू सेपरेट वीडियो अलग अलग टॉपिक पे बनाकर भेजूंगा। और जहाँ तक बात रिवॉल्यूशन एंड मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन की है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है, तो यू कैन वॉच माय दैट वीडियो, प्रिपरेशन ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट एंड मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन, एंड विच विल बी द सेम फॉर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। अब उसमें मेन क्या होता है कि जब भी कोई रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में फर्म की एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू बाद में चेंज करनी पड़ती है, तब रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। और रिवॉल्यूशन का जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है हमेशा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है, राइट। और मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन तब बनाते हैं जब है ना बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी को चेंज नहीं करना हो। रिवॉल्यूशन तो करना बट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी को चेंज नहीं करना, तब हम मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन बनाते हैं। और मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन में क्या करते हैं, पहले जो ओरिजिनल हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसको पहले ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटेंगे और बाद में वापस न्यू पार्टनर में न्यू रेशियो में बांटेंगे बाय पासिंग द रिवर्स एंट्री, and those two entry will be posted into capital account of the partner, which will automatically nullify the effect of revaluation, and the partner's capital will be adjusted according to their decision and requirement। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा, तो वो आप है ना मेरा जो अलग से वीडियो है that you can watch on YouTube by searching my name Dr. Indermal Goyal। So thank you very much for your kind cooperation and watching this video। You please share this video to your friends and colleagues so that they can also get advantage, and don't forget to subscribe my video। अगर आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लेते तो फिर क्या होगा, जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि आप मेरा ये वीडियो देखिए, क्योंकि आपको फिर जो टॉपिक, क्योंकि अराउंड 75-80 वीडियो आई ऑलरेडी अपलोडेड फॉर बोथ 11th and 12th स्टैंडर्ड। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो यू कैन इजीली गेट द लिस्ट ऑफ ऑल द वीडियोज ऑन डिफरेंट टॉपिक इन डिटेल्ड मैनर विद एग्जाम्पल, तो दैट विल सर्टेनली हेल्प यू। कभी कभी कोई 11th का कोई एस्पेक्ट है वो भी अगर आपको वापस समझना हो, कोई जरूरत पड़े तो आप उसको सर्च कर सकते हैं और आपको अपडेट कर सकते हैं, आप अपने जूनियर को हेल्प भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप योर स्टडी कंटिन्यू एंड कीप योर सेल्फ सेफ।
थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।